डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी का एवं जूम माध्यम से उपस्थित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सुन सकते हैं मुझे? जी जी बिल्कुल, यस जी। इस साबरमती व्याख्यान श्रेणी के लिए हमें विगत वर्षों में डॉक्टर गोपाल गुरु, डॉक्टर मार्क लिंडसे, डॉक्टर रमा बांग, डॉक्टर वंदना शिवा, डॉक्टर सुगाता बोस, डॉक्टर सुधीर चंद्र जैसे महानुभावों का सहयोग प्राप्त हो सका था। ये सभी प्रवचन मननीय एवं विचार उत्तेजक थे। आशा है कि आज का यह प्रवचन भी उसी श्रृंखला का बेनजीर अंग होगा। अब मैं आज की वक्ता डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी का संक्षिप्त परिचय दे रहा हूं। डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन की सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। आपने स्टीफन कॉलेज दिल्ली तथा दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र का शिक्षण प्राप्त किया। सन 1981 से 1983 तक आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में रोड स्कॉलर रही। तेमज 1996 में शिकागो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से पीएचडी पूरी की। सन 1996 में आप भारत लौटकर प्रथम फाउंडेशन से जुड़ी। यहाँ पर आपने वर्षों तक भारत के ग्रामीण तथा शहरी इलाकों के बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि, लर्निंग आउटकम्स स्तर पर में सुधार के सघन प्रयत्न कार्यक्रम चलाए। साथ ही आप अपने टीम के साथ बच्चों के शैक्षणिक स्तर के समुत्कर्ष हेतु कार्यक्रम परिकल्पित और क्रियान्वित करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे और विविध राज्य सरकारों के साथ बच्चों के शैक्षिक उपलब्धि को विकसित करने के कार्यक्रम बड़े पैमाने पर चलाए। सन 2005 से 2014 तक प्रथम में अनुसंधान तथा एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट असर समेत अनेक मूल्यांकन प्रयासों का आपने नेतृत्व किया। सन 2015 में आप प्रथम की सीईओ बनी। सन 2008 में बिहार सरकार द्वारा अब्दुल कलाम आजाद पुरस्कार से सम्मानित होने वाली आप प्रथम व्यक्ति हैं। शिक्षा विकास हेतु किए गए आपके कार्यों के लिए सन 2021 में आपको प्रतिष्ठित योगदान पुरस्कार प्रदान किया गया। आपके शिक्षा संबंधी अनेक उत्कृष्ट आलेख, आर्टिकल्स हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में पत्रों में प्रकाशित होते रहते हैं। आपने अनेक बाल कहानियां भी लिखी हैं। अब मैं डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी को 7वें साबरमती व्याख्यान हेतु सादर आमंत्रित करता हूं। आपके वक्तव्य का शीर्षक है गांधी जी, द व्यू फ्रॉम द फील्ड। हम सब जनता की निगाह में गांधी जी के कार्य क्षेत्र का एक विहंगावलोकन सुनने के लिए उत्सुक हैं। धन्यवाद डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी। सभी को प्रणाम। नितिन भाई, आपको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप शायद बहुत गहरी रात को हम लोगों के साथ जुड़े हैं लाइव, तो इसके लिए मैं आपका भी आभार मानती हूँ। करीबन 10 साल पहले मुझे साबरमती आश्रम पहली बार आने का मौका मिला था एंड उस दिन भी आज की तरह मैं पुणे में हूँ। यहाँ पे बहुत अच्छी धूप निकली हुई है और उस दिन जब मैं साबरमती आश्रम में आई थी तो बहुत ही अच्छा मौसम और माहौल था और मुझे उस दिन हृदय कुंज के सामने बैठकर जो वहाँ पे एक बहुत बड़ा एक नोटबुक या रजिस्टर की तरह रखा जाता है, उसमें लोग जो लिखते हैं वो पढ़ने का मुझे मौका मिला था। बचपन में, मतलब 13-14 साल की उम्र में मेरे परिवार से कुछ लोग कुछ तीर्थ यात्रा पे जा रहे थे, गंगोत्री और जमुनोत्री, और मुझे और मेरे भाई को साथ भेजा गया था उनका सामान संभालने के लिए, उनको बस पे चढ़ाने के लिए और इस तरह की चीजें करने के लिए। तो शायद उसी उम्र से मैंने देखा है कि किसी तीर्थ स्थान पर जाने से जो तीर्थ यात्री हैं उनका व्यवहार और उनके विचार को अगर हम समझते हैं तो रियली उस पर्टिकुलर स्थान का जो महत्व है वो अपने आंखों के सामने आ जाता है। तो उसी तरीके से
जब मैं साबरमती आश्रम आई थी तो लोगों का जो खत गांधी जी को डायरेक्ट लिखते थे, प्रिय गांधी जी करके, उस नोटबुक में जो लोग लिख कर गए थे उस दिन या उसके पहले कई दिन, मुझे बहुत ही दिलचस्प लगी। अलग अलग जगह से लोग हैं और वो अपने अपने खुद के मन के विचार डायरेक्ट गांधी जी के लिए लिख के जा रहे थे। और जब आपसे ये इनविटेशन आया साबरमती आश्रम आने के लिए आज, तो मेरे दिमाग में यही था कि आज की कार्रवाई के बाद शायद उसी तरीके से बरामदे पे बैठ के 10 साल बाद लोग अपने मन की क्या बातें लिख रहे हैं गांधी जी को, ये एक पढ़ने का और समझने का मौका मिलेगा। आज तो मैं नहीं आ पाई, बट मैं उम्मीद करती हूँ कि आने वाले कुछ महीनों में मौका निकालकर जरूर आके मेरा जो एक इच्छा था उसको मैं पूरा कर पाऊँ। आपने इस पूरे सीरीज का व्याख्यान या लेक्चर सीरीज नाम दिया है, और मैं तो थोड़ा नर्वस भी हूँ और थोड़ा संकोच भी है, क्योंकि मैं जो कहने वाली हूँ वो शायद लेक्चर के रूप में ना सोचकर एक शेयरिंग ऑफ व्यूज, शेयरिंग ऑफ सम एक्सपीरियंसेस एंड शेयरिंग ऑफ सम थॉट्स, इस तरीके से अगर देखा जाए तो शायद वो मेरे लिए बेटर हो। गांधी जी को के साथ फिर से मुझे सोचने का मौका जिन्होंने दिया, वो श्रेय मेरे एक सहेली को जाता है। करीबन 20 साल पहले की बात है, शायद 2003-4 की बात होगी। मेरी सहेली बेंगलोर में रहती थी और उनका एक बहुत दिनों का एक ड्रीम था कि वो चंपारण जाएंगी। जैसे नितिन जी आपने शायद ऑलरेडी उल्लेख किया है कि मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ, मेरी फैमिली बिहार से बिलोंग करती है, एंड इसीलिए मेरी सहेली ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि उन्हें चंपारण जाना है। और उस वक्त उतने साल पहले थोड़ा जिन्होंने पहले बिहार नहीं गए थे उनको थोड़ा डर भी लगता था, क्योंकि बहुत सारी बातें लोगों ने बिहार के बारे में सुन रखी थी। तो मैंने उसको आश्वासन दिया कि मैं उनके साथ चलूंगी और उनके साथ सफर करने से मुझे भी कुछ अपने स्टेट का कुछ नया कोना देखने का मौका मिलेगा। उनका जाने का ये मकसद था कि बहुत साल पहले, उस वक्त शायद 90 साल पहले, उनके नाना जी गांधी जी के साथ गांधी जी के बुलावे पे चंपारण गए थे। एंड उनके अपने परिवार में इसकी बहुत चर्चा हुई थी, क्योंकि जब उनके नाना जी चंपारण गए थे तब उसी वक्त मेरी सहेली की मम्मी का जन्म हुआ था, एंड उनकी मम्मी का नाम चंपा रखा गया क्योंकि तब उनके पिताजी चंपारण में थे। तो ये सब इतिहास लेकर हम लोग जब गए, तो मेरे लिए भी ये पहली बार, चंपारण में पहले गई थी बट भितिहरवा पहले नहीं गई थी। और उसके पहले जहां भी मैं काफी ग्रामीण इलाके में घूम चुकी हूँ, बट हमारे अपने काम के सिलसिले में मैं घूम चुकी हूँ। दूसरे के नजरिए से कैसे उस जगह को देखा जाए, जैसे मैंने तीर्थ यात्री के बारे में बताया, मेरे लिए वो पहला मौका था। तो पटना से तो बेतिया पहुंचना उतना मुश्किल आज के जमाने में नहीं है, पर भितिहरवा बेतिया से भी कुछ 50-60 किलोमीटर दूर है। और जब हम लोग वहां पहुंचे तो छोटा सा, जो आप लोगों में से काफी लोग वहां शायद गए भी होंगे, एक छोटी सी जगह है, बड़ा मैदान है, मैदान पार करके एक थोड़ा सा कॉम्पाउंड वाली एक जगह है, छोटा एक म्यूजियम है। वहाँ म्यूजियम में कुछ चीजें रखी गई हैं, पर बिल्कुल ही सुनसान जगह थी, वहां पे बहुत ज्यादा कोई आना जाना भी नहीं था। और वहां पे जो देख रेख करते थे उनसे जब हमारी लंबी बात हुई, तब ये पता चला कि उस जमाने में 30 जनवरी को या 2 अक्टूबर को या कभी कभी स्वतंत्रता दिवस को वहां पे कुछ लोग आते हैं, कुछ झंडा फहराया जाता है, शायद छोटा मोटा कोई फंक्शन भी किया जाता है, पर उसके अलावा पूरे साल वहीं के लोग का थोड़ा आना जाना रहता है। और उसके आसपास उसी गांव में उसी गांव के परिसर में कई विद्यालय भी हैं। वहां पे जो आजकल हमारे देश के हर एक ब्लॉक में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो बने हुए हैं, वैसे भी एक हॉस्टल वहां था, नजदीक बुनियादी एक विद्यालय भी था। और उस वक्त घूमते घामते हुए मुझे वो भी मौका मिला, तब भी मिला और उसके बाद भी मिला, कि बच्चों के साथ
कि हमारा काम, प्रथम का काम बच्चों के साथ है, बच्चों के पढ़ने लिखने, बच्चों की शिक्षा के संबंधित है। तो इस इलाके में हम बच्चे किस तरीके से गांधी जी को जानते हैं, पहचानते हैं, क्या सोचते हैं, इसकी थोड़ी सी हमने कुछ प्रयास किया। और उस प्रयास बहुत संतोषजनक नहीं रहा। मुझे लगता है कि ना हम ठीक तरीके से उस चीज को बच्चों के सामने रख पा रहे थे और ना ही बच्चे अपने विचार, उनकी विचार हमारे सामने ठीक से रख पा रहे थे। पर 2-3 मुझे लगता है कि इंटरेस्टिंग बातें उस समय की मेरे दिमाग में अभी भी है। कुछ बच्चे तो बिल्कुल एकदम साफ साफ कह देते हैं कि नहीं मालूम हमें कि गांधी जी कौन थे। कुछ बच्चे थे जिन्होंने इसके आगे भी चल के कहा, जब तस्वीरें दिखाई गई या जब उनके बारे में जैसे रुपए के नोट पे हो या सिक्के पे हो, तो एक मुझे अभी भी याद है, एक बच्चे ने मुझे कहा कि ये पता नहीं कौन है, पर हर जगह पे है, हमारे पॉकेट में भी है, हमारे दीवार पे भी है, हमारे हाथ में भी है, पर है कौन ये हमें नहीं पता। एक और बच्चे ने और भी इंटरेस्टिंग बात बताई। उसने कहा कि शायद ये नोट छापने वाले मालिक के कारखाने के मालिक होंगे, क्योंकि उन्होंने अपना चेहरा हर चीज पे लगा रखा है। ये तो मतलब कुछ ऐसी बातें रही। पर ज्यादा जो हमें तब बच्चों के साथ बात करते हुए महसूस हुआ कि, और वो सिर्फ आई वुड से इस विषय पे नहीं, बहुत सारे और विषय पे भी ये महसूस होता है कि जब कुछ सवाल पूछा जाता है तो बच्चे, प्राथमिक क्लास के बच्चे या इवन अपर प्राइमरी के बच्चे, उन्हें लगता है कि इस सवाल का कोई करेक्ट आंसर है, एंड इसलिए वो थोड़ा संकोच से उसका जवाब देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जैसे पाठ होते हैं हमारे पाठ्य पुस्तक में और पाठ के ऊपर सवाल किया जाता है, तो इसी तरह से यहाँ पे कुछ फैक्ट्स मांगा जा रहा है और उस तथ्य के बारे में मुझे सही सही उसका रिप्लाई देना है। तो गांधी जी के बारे में पूछा जाता है तो कुछ स्टॉक फ्रेजेस आते हैं, हमको आजादी दिलाई, उनका नाम बापूजी है, वो खादी के कपड़े पहनते थे। पर इसके आगे हम लोग ना बातचीत ले जा पाए और ना ही बच्चे अपने आप से आ पाए। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये जो हमारी मानसिकता है कि जो सही चीजें हैं वो किताब के अंदर हैं, एंड शायद इसी वजह से बहुत सारी बातें जो गांधी जी के साथ जुड़ी हुई थी वो किताबों में ही रह गई और हमें भी अंदाजा उस तरीके से नहीं आया कि उसको कैसे हम किताबों से निकालें। इस विषय पे मैंने और मेरे साथियों ने भी चर्चा करते रहे और कुछ साल बाद बिहार के एक कोने चंपारण से अगर हम अपना सीन थोड़ा और दूर तक ले जाएं, पूर्णिया जिला बिल्कुल बिहार के ईस्टर्न साइड पे है, नॉर्थ और ईस्टर्न साइड पे है। और वहां पे हम लोग एक प्रयास कर रहे थे कि अगर माता मदर्स की शिक्षा ठीक से की जाए, वो अगर साक्षर हो जाए तो क्या बच्चों के ऊपर उसका इन्फ्लुएंस होगा। और अलग अलग तरीके से हम लोग बिहार के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा को कैसे सभी बच्चों तक ले जाया जाए, इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। एंड इस प्रयास को उस वक्त हमारा प्रयास तो चल रहा था कि 2 तरीके से, कि अगर माँ एक्चुअली पढ़ना लिखना सीख जाए तो क्या बच्चे तक इसका असर तुरंत पहुंच सकता है कि नहीं। हम ऐसे माताओं के साथ काम कर रहे थे जिनके बच्चे 4 साल से लेकर 8 साल की उम्र के थे। और दूसरा प्रयास हम लोग इस वक्त कर रहे थे कि शायद वो साक्षर ना हो जाए उनकी माँ, पर अगर उन्हें बच्चों के पढ़ाई के साथ जोड़ने का प्रयास किया जाए, कोई गतिविधि दी जाए जिससे माँ या परिवार के और लोग बच्चों के पढ़ाई के साथ नॉट सिर्फ स्कूल जाए या ना जाए, पर बच्चे जो पढ़ते हैं पढ़ाई के साथ जोड़ा जाए, तो फिर उसका असर बच्चों पे क्या होगा। उस वक्त उस पूरे इलाके में, पूर्णिया जिले में, ये हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप का बहुत बड़ा काम ऑलरेडी चालू हो गया था। महिला समूह लगभग हर गांव में थे और कुछ कुछ गांव में तो महिला समूह, मैंने ऐसी महिला नहीं थी जो महिला समूह की सदस्य नहीं थी। और दमदाहा नाम का एक ब्लॉक था, वो जहाँ का मैं जिस ब्लॉक का मैं जिक्र कर रही हूँ,
वहां पे इस महिलाओं के समूह के साथ हमारी चर्चा हो रही थी कि माताओं का समूह किस तरीके से बच्चों के पढ़ाई में शामिल हो सकता है। महिलाओं का कहना था, ज्यादातर महिलाओं का कहना था, और वो एक महिला समूह के साथ हमारी बातें हो रही थी कि हम तो अनपढ़ हैं, अगर हम अनपढ़ हैं तो हम बच्चों की पढ़ाई में हम कैसे मदद कर सकते हैं। वो एक साइड पे वो उनकी बात सही थी, बट दूसरे साइड पे हम देख रहे थे कि महिला समूह के अंतर्गत उन्होंने काफी कुछ पैसे का कारोबार किया था। उनके आजीविका के लिए बहुत सारे प्रयास चल रहे थे, तो उनका पैसे का लेन देन में वो काफी सोफिस्टिकेटेड लेवल तक वो लोग ट्रांजैक्शन कर पा रहे थे। तो हम लोगों का जो वार्तालाप चल रहा था उसमें मैंने ये कहा कि आप अपने आप को तो कहते हैं कि आप निरक्षर हैं, बट आप एक्चुअली बहुत सोफिस्टिकेटेड चीजें कर पाते हैं। तो गणित के ऊपर हमारी बातें आई, और जब गणित के ऊपर बातें आई तो हमने कुछ नोट, करेंसी नोट भी निकाला, और करेंसी नोट से भी कुछ हम लोग गतिविधियां करने लगे। और फिर करेंसी नोट पे मुझे अचानक याद आ गया कि एक चेहरा तो हर एक नोट पे होता है, तो उसके फिर मैंने बात छेड़ी कि ये कौन है, कहाँ है। एंड अगेन उसी तरह का हमें थोड़ा एहसास हुआ कि ये एक ऐसा चेहरा है, ये एक ऐसे व्यक्ति है जो चारों तरफ है। एक महिला ने मुझे ये भी बताया कि मुझे लगता है कि अब ये हमारे साथ नहीं रहे। कारण क्या है? कारण है कि जब हमारे साथ लोग नहीं रहते हैं तब हम उनको तस्वीर बनाकर दीवार पे टांग देते हैं, तो हमें लगता है कि ये शायद बहुत कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे होंगे, पर अब वो नहीं रहे, इसलिए उनका चेहरा हमने अपने दीवारों पे और दूसरे जगह पे लगा रखा है। ऐसी जब बातें हो रही थी, और ये अब मैं जो बता रही हूँ आपको काफी साल पहले की बात है, पर अभी भी मेरे एकदम क्लियर मेमोरी है कि उन्हीं महिलाओं में से एक महिला ने कहा, रुको मैं बताती हूँ। और उन्होंने बताने का तरीका जो उनका था, मैं गाना गा नहीं सकती हूँ और ना ही मैं अच्छे सुर या लय पे कुछ आपको सुनाऊं, पर वो गाने के जो बोल थे मैंने उसी वक्त लिखा था। और बहुत बार ये हुआ है कि ये गाने के लफ्ज मेरे काम में आए हैं। तो उन्होंने, उस महिला ने अपने सहेलियों को जो गाना बताया उसका थोड़ा सा एक अंश मैं आपको बताना चाहती हूँ। बिल्कुल ये हमारी जो बातचीत चल रही थी उसमें से अचानक ये गाना निकल के आया, और गाना निकल के आने के बाद बहुत सारी बातें मेरे पूरे ग्रुप को समझ में आ गई, जो हमारे सिर्फ एक दो वार्तालाप से नहीं हो रही थी। गाने के लफ्ज कुछ इस तरीके से हैं, श्री राम के भोजन फल फूल है, श्री कृष्ण के भोजन माखन है, मेरे बापू जी का भोजन सत्तू है, देसन को आजादी कराया है। श्री राम का कपड़ा सूती है, श्री कृष्ण का कपड़ा मखमल है, मेरे बाबूजी का कपड़ा खादी है, देसन को आजादी कराया है। श्री राम ने मारा रावण को, श्री कृष्ण ने मारा कंस को, मेरे बापूजी ने भगाया अंग्रेजों को, देसन को आजादी कराया है। और गाने के इस बोली से पहले तो वो महिला खुद गाई, और धीरे धीरे उनके साथियों ने जोड़ा, और फिर इस गाने के माध्यम से मुझे ऐसे लगा कि जो चीजें हम लोग निकालने की कोशिश कर रहे थे, सामने रखने की कोशिश कर रहे थे, गाने के माध्यम से बहुत कुछ कनेक्टिंग द डॉट्स सभी के मन में होने लगा। तो ये कहानी तो बहुत तरह तरह की कहानियां चलती रहेंगी। आप सभी को पता है कि चंपारण जयंती के लिए बहुत कुछ सोचा गया था, बहुत कुछ किया भी गया। एंड जब ये सारे डिस्कशंस हमारे जब स्टेट में हो रही थी, तो एक तो हमारे अपने जो साथी हैं, प्रथम के जो साथी हैं, उन्हें भी लगा कि जो हम शिक्षा में जो हम काम करते हैं, हमारी शिक्षा का काम प्राथमिक स्तर पे या पूर्व प्राथमिक स्तर पे जो है वो है कि एक तरीके से समझना कि कौन सी कमियां अभी भी हमारे शिक्षा व्यवस्था में हैं, और उस कमियों को समझने के बाद किस तरीके से उसका हल निकाला जाता है जो सभी बच्चों तक पहुंच सकता है।
एंड सो इन अ वे ये जो अब हर बच्चा, और इसी पिछले 10-20 साल में हर बच्चे को स्कूल तक पहुंचाने का काम पूरे देश में बहुत तेजी से हुआ है। पर उसके साथ साथ अभी भी कमियां हैं कि बच्चे स्कूल जाते तो हैं पर उन्होंने अभी तक अच्छी तरह से पढ़ना लिखना नहीं आता है। तो इस विषय से हमारे लोग जूझ रहे थे और उन्हें लगा कि ये जब हम चंपारण के 100 साल का एक जयंती मनाने जा रहे हैं तो शायद हमें भी एक जमीनी तौर पे थोड़ा सा रुक के समझना चाहिए कि ये जो गांधी जी 100 साल पहले आए थे और नीलाहा आतंक को तो उन्होंने संभाला, पर उसके नीचे अंडरलाइंग द रियल प्रॉब्लम्स जो उनका विचार था कि एक निरक्षरता और अशिक्षित होना एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश के लिए और उसी के ऊपर काम करना चाहिए, जिसके लिए इनफैक्ट चंपारण में भीती हरवा में उन्होंने अपने साथियों को बुलाया था कि जब तक ये नीलाहा का आतंक के ऊपर कार्रवाई की जाए तब तक स्वच्छता, ग्रामीण विकास, शिक्षा, इसके ऊपर चंपारण के इलाके में कैसे क्या किया जा सकता है ताकि एक ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। तो 100 साल बाद क्या इसका कोई असर रहा, किसी को याद रहा? आज हम जो शिक्षा के बारे में जो चीजें लेकर जूझ रहे हैं, क्या उनके ऊपर जब हम लोगों से बात करें, जब हम उनकी विचार लें तो उन्हें क्या लगता है? ये एक प्रयास मेरे बिहार के साथियों ने करना चाहा। तो एक बहुत ही दिलचस्प कार्यक्रम निकल के आया। हमारे साथियों में से कुछ 10-11 लोग ने तय किया कि वो पटना से भीती हरवा तक चल के जाएंगे। करीबन 15-16 दिन उनको लगने वाला था कि कुछ हद तक वो चलेंगे, हर दिन 20-25 किलोमीटर चलेंगे, किसी गांव में रुकेंगे, किसी गांव में रुक के निश्चित रूप से वहां के विद्यालय को तो जरूर विद्यालय के साथ तो संपर्क करेंगे, बट रात को अगर गांव में एक पाठ किया जाए और उस पाठ के तहत क्या कैसी चर्चा होगी, इसको अगर हम लोग थोड़ा सा गहराई से समझने की कोशिश करें। मैं खुद उनके साथ चल के तो नहीं जा पाई, पर उनके बहुत सारे अनुभव मुझे सुनने का मौका मिला। तो पाठ जो वो कर रहे थे वो गांधी जी के ऑटोबायोग्राफी का एक हिस्सा पढ़ा जा रहा था, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, और वही पूरा रास्ता हमारे लोग हर रात को बैठकर उसको पढ़ते थे। पढ़ने के बाद उसकी चर्चा होती थी और अलग अलग गांव में अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग इस पाठ के ऊपर उनके साथ चर्चा, डिस्कशन, डिबेट, डिसएग्रीमेंट, बहुत सारी चीजें होती रही। जब मैंने अपने साथियों से पूछा कि ये पूरा 14-15 दिन का जो सफर रहा, और ये अप्रैल का महीना था 2017 में, गर्मी भी काफी उस साल पहले से ही गर्मी हो रही थी। एक तो बहुत क्लियर था कि लोग इस यात्रा को सपोर्ट किए। कहीं पे भी हमारे साथी सिर्फ एक छोटा सा बैग लेके निकले थे जिसमें एक मच्छरदानी था और एक लाउड स्पीकर था, साथ और कुछ नहीं लेके चल रहे थे, पर हर जगह पे उनको कहीं पे भी दिक्कत नहीं आई, ना खाने की, ना रहने की, और ना ही कोई और दूसरी तरह का दिक्कत कहीं पे नहीं आया। तो ये तो मानना बहुत उनको बहुत ही साफ था कि इस तरह का प्रयास जब कोई भी अपने अच्छे सच्चे दिल से करता है तो पूरा समाज उसका सपोर्ट करने के लिए आगे आ जाता है। पर उसके आगे अगर हम लोग चले तो मुझे लगता है कि जो उनके, और मैं अब उनके अनुभव के आधार पर मैं बोल रही हूँ, कि उन्हें लगा कि गांधी जी का एक जीवित हिसाब किताब अलग अलग तरीके से अलग अलग मौके पे उन्हें देखने को मिला। स्वच्छता के बारे में बहुत जगह पे अलग अलग तरीके के उनके अनुभव भी हुए और विचार व्यक्त किए गए। उनका एक बहुत खास एक्सपीरियंस था कि मुजफ्फरपुर के नजदीक एक लेप्रेसी कॉलोनी में किस तरीके से वहां के रहने वाले लोगों ने गांधी जी के विचारों को आगे तक लेके आए हैं और एकदम चुपचाप
ये ऐसे देश के कोने में जहाँ पे वहां के लोग भी बहुत ज्यादा नहीं जाते हैं। बहुत बार उन्होंने देखा कि इंडिविजुअल्स, नॉट ऑलवेज इन ऑर्गेनाइज्ड फैशन, बट इंडिविजुअल्स अपने ही लेवल पे गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर, उनकी कहानियों से प्रभावित होकर कहीं ना कहीं अब बिल्कुल निस्वार्थ रूप से किसी ना किसी को सेवा कर रहे हैं। बहुत जगह पे उन्होंने ये भी देखा कि अपने से करना, हाथों से करना, ये अभी भी कुछ लोग तो अपनी मजबूरी से करते हैं, बट बहुत सारे लोग अभी भी कुछ गांधी जी के ख्यालों से प्रभावित होकर अभी कर रहे हैं। बार बार जहाँ पे असमानता की बात आई, जहाँ पे अन्याय की बात हुई, वहां पे किसी न किसी तरह से गांधी जी की आवाज, गांधी जी के विचार, गांधी जी को अपने तरीके से समझते हुए लोगों ने बात आगे आगे बढ़ाई। एंड ओवरऑल इस वक्त जब ये एक साइड से तो ये यात्रा हो रहा था, दूसरे साइड से एक बहुत बड़ी जो स्वच्छता अभियान और शौचालय का अभियान चल रहा था, उसमें भी बार बार लोगों के सामने ये आया कि दान से नहीं, पर दिल और दिमाग को बदलने का काम बहुत जरूरी है। एक और बहुत बड़ी बात मुझे लगता है कि हमारे साथियों ने सीखा कि जो संपन्न लोग हैं उनको एक साथ लाना थोड़ा मुश्किल है, बट जो लोग अभी भी वंचित हैं, शिक्षा से हो या स्वास्थ्य से हो या और तरीके से जो लोग अभी भी डिसएडवांटेज हैं, उनमें ये कलेक्टिव भावना की समझ और कलेक्टिव भावना एक साथ आकर कैसे हम आगे बढ़े, ऐसे लगा कि इसको हजम करना ऐसे लोगों के लिए ज्यादा आसान था। तो ये 15 दिन के चलने के बाद हमारे भी कुछ निश्चय खड़े हुए और हमने भी तय किया कि बाकी तो जो भी सेलिब्रेशन होगा चंपारण जयंती का, बट हमारी तरफ से हम भितिहरवा के चारों तरफ 15-20 गांव में हम भी एटलीस्ट शिक्षा के लिए काम हमने चालू किया और अभी भी वो काम वहां चल रहा है। कुछ चीजें हैं जो मेरे साथी कहते हैं कि अगर एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ गांधी जी को फिर से आके लिखना हो तो कुछ चैप्टर्स तो बिल्कुल अलग होंगे, बट अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो शायद फिर से रीराइटिंग की जरूरत नहीं है। 100 साल बीत गए हैं, पर अभी भी हम ऐसे बहुत सारे मसले हैं जिनको उसी तरीके से हम अभी भी टैकल करने की कोशिश में हैं। ये तो रही हमारी अपनी बात, व्यक्तिगत बात कि जो हमने और हमारे साथियों ने सोचा या किया। बट मुझे लगता है कि चंपारण 2017 में चंपारण जयंती के वक्त एक बहुत बड़ा कार्यक्रम बिहार सरकार ने भी किया। कार्यक्रम तो बहुत सारे हुए, बहुत सारे स्टैचूज बने, आई एम श्योर बहुत सारे सेलिब्रेशंस भी किए गए, पर एक महत्वपूर्ण चीज मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, जो शायद आप में से काफी लोग शायद जानते भी होंगे, बट हमारे लिए तो ये बहुत अनोखा था और शायद इतने बड़े पैमाने पे पूरे राज्य भर में इस तरह का प्रयास और कहीं पे किया गया है कि नहीं, उसका हमें अंदाजा नहीं है, बट ये हमें अनोखा लगा, इसलिए मुझे लगता है कि आपके सामने में भी वो बात रखूं। अगर गांधी जी की एक मतलब चंपारण के साथ एक जुड़ी हुई एक अगर बहुत डीप थॉट ये था कि एजुकेशन इज द ओनली वे आउट, एंड दैट इस मैसेज को फैलाना जरूरी है, एंड मैसेज को फैलाना जरूरी है नॉट एज अ मैसेज बट एज लिव्ड एक्सपीरियंस, तो इसको कैसे किया जाए। एंड बहुत सारी चर्चाएं उस वक्त पूरे राज्य में हुई और उसमें से जो आइडियाज निकल के आए, उसमें से एक बहुत पावरफुल आइडिया जो मुझे अभी भी बहुत ही महत्वपूर्ण लगता है, मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ कि बच्चों के लिए जो हम लोग पिछले कई सालों से हम भी सोच रहे थे कि हम बच्चों तक ठीक से पहुंच नहीं पा रहे, जो तरीका है पहुंचने का वो भी सही से हमारे हाथ से तो नहीं हो रहा था, पर जब राज्य के लोगों ने और उसमें बिहार सरकार ने काफी लीड लिया, जब देश भर के लोगों से सलाह ली गई, तो दो चीजें निकल के आई, दो किताबें निकल के आई। सोपान जोशी की रचना है दोनों किताबें,
एंड ये अगर आप लोगों ने जरूर देखा होगा, और नहीं देखा होगा तो मैं बिल्कुल आई विल अर्ज यू कि प्लीज टेक अ लुक एट इट, बिकॉज इट इज नॉट ओनली द कंटेंट ऑफ द बुक्स बट द कॉम्पोजिशन एंड द कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ हाउ फॉर चिल्ड्रन इस तरह की मैसेज आगे बढ़ सके। तो 2 किताबें बनी, एक का नाम है बापू की पाती, जो 3वीं से 8वीं के बच्चों के लिए सोचकर बनाया गया, और दूसरा बना जिसका नाम है एक था मोहन, जो थोड़े बड़े बच्चे 8th 9th 10th 11th ऐसे बच्चों के लिए किया गया ना। इस दोनों किताबों की रचना भी मुझे बहुत दिलचस्प लगी। जो बापू की पाती है उसको अगर आप ऐसे खोलें तो एक जो बाईं तरफ है वो एक ग्राफिक फॉर्म में गांधी जी के जीवन के कुछ इंटरेस्टिंग पहलू को ग्राफिकली दर्शाया गया है, और जो आप राइट साइड पे देखेंगे तो उसकी रचना बिल्कुल नॉन लिनियर फॉर्म में है। उसके एक एक पन्ने का एक एक चैप्टर है, जैसे कि अ से अहिंसा, ख से खादी, ए से एकांत, ज से जुबान, डिफरेंट वोकैबुलरी वर्ड्स एंड एसोसिएटेड विद गांधी जी, और उसके ऊपर एक छोटा सा निबंध, और ऐसा निबंध जिसकी भाषा बिल्कुल सरल हो, एंड कहानी नहीं है, वो एक विचार है, और विचार रखने का एक तरीका है जिसको पढ़ के उसके ऊपर चर्चा की जाए। तो इस तरह का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपोजिशन एंड कंसेप्चुअलाइजेशन जो यंगर बच्चों के लिए किया गया। बड़े बच्चों के लिए जो किताब है एक था मोहन, उसमें बहुत सारे कहानियां हैं, वो भी आई वुड से घटनाएं हैं, और घटनाओं की भी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, वेरी वेल नोन घटनाएं हैं, सरल भाषा में, बट इस तरीके से उनको लिखा गया है कि गांधी जी का एक्चुअली व्यक्तित्व निकल के आता है, और वो किस तरह के साधारण जीवन से निकलते हुए व्यक्ति थे। और अगर आप उस पन्ने को उल्टे तो राइट साइड पे जो कहानी निकलती है, फॉर एग्जाम्पल गांधी जी को डर लगता था, तो गांधी जी मोहन डरता था, वो पहला पन्ना है। जब आप उसको पन्ना उल्टेंगे तो मोहन ने अपने डर के ऊपर काबू कैसे पाया उसका आप जिक्र देखेंगे। तो ये 2 किताबें बनी और बहुत बड़े पैमाने में हर स्कूल में इनको बांटा गया। सिर्फ ये बांटा नहीं गया, इसके ऊपर बहुत सारी चर्चाएं की गई, हर जिले से ऐसे लोगों को खड़ा किया गया जो इस किताब को बच्चों के साथ कैसे इसका व्यवहार करे, इसके ऊपर भी चर्चाएं हुई। एंड अभी भी बहुत सारे स्कूलों में असेंबली के टाइम या दिन में किसी एक खास वक्त एक कुछ पढ़ा जाता है, एंड पढ़ने के बाद उसके ऊपर चर्चा की जाती है। एंड आई थिंक कि इसका क्या असर होता है ये समझना मुश्किल है, बट ये इतना बड़ा प्रयास और काफी टाइम तक अगर हम लोग करें तो इसके कौन सी चीजें सबके जहन में आ जाती हैं। एक विचारधारा ये जरूर इसके पीछे ये है कि कहानियां या ऐसी घटनाएं अगर हम कम उम्र में इसको सुने या देखें या समझें, पढ़ें, तो शायद इसका असर हमारे पूरे जिंदगी में बहुत लंबे समय तक चल सकता है। तो ये 2 किताबें हैं जो मुझे लगता है इनको खरीदना मुश्किल है, क्योंकि ये वाइड स्केल पे फ्री सर्कुलेट बिहार में हुआ था। एवरी स्कूल हैज दीज 2 बुक्स, एंड मुझे ऐसे लगता है कि ऐसी चीजें शायद पूरे देश में उपलब्ध होनी चाहिए, not just because it is a book that everyone should read, but because it is a platform, it is a forum, it is a way in which discussions and debates and ये जो मेरे पहले जब मैं कह रही थी कि किताबें फंस के ना रह जाए चीजें, वहां से निकलने का तरीका है। तो वेदर वो गाना हो या इस तरह के एक प्लेटफॉर्म से चीजें निकल आ पाए, रोज उसकी चर्चा हो, या जो हमारे साथियों ने 15 दिन तक चलते हुए अलग अलग जगह पे मौका निकाला, एक प्लेटफॉर्म बनाया, एक स्टेज का निर्माण किया जिसके ऊपर बहुत तरह तरह की चीजें हो सकती हैं, इसकी शायद बहुत हमारी आवश्यकता है। मैं अपनी बात को खत्म एक और कहानी से करना चाहती हूँ, और ये मेरी ओनली कहानी है जो बिहार से निकलकर उत्तर प्रदेश की कहानी है।
प्रथम में जो हम काम करते हैं, कई तरीके का काम करते हैं। एक मूल्यांकन करते हैं जिसका नाम है असर, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, जो बिल्कुल गांव-गांव में जाकर एक बहुत सरल टेक्स्ट को लेकर बच्चों से पढ़वाया जाता है और उसी तरह से कुछ गणित कराया जाता है। तो इस चीज को समझने के लिए जब इसकी दिस असर बिकेम क्वाइट वेल नोन इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, तो बहुत सारे लोग आने लगे। एंड इसी सिलसिले में एक वेस्ट अफ्रीका से एक टीम कुछ साल पहले हमारे पास आई। वेस्ट अफ्रीका, आप जानते हैं कि वहाँ पे उनकी भाषा जो वो उनकी अपनी तो भाषा है ही, बट जो उनका फॉर्मल लैंग्वेज है वो फ्रेंच है। एंड इसलिए तो एक तो वो वेस्ट अफ्रीका से आए थे कुछ लोग और फ्रेंच बोलते थे, और मेरा काम था कि उनके एक टीम को ये असर गांव में कैसे होता है उसका एक उदाहरण करके दिखाने के लिए, क्योंकि ये थ्योरी में बताना तो ठीक है, बट जब तक आप खुद जाके गांव में किस तरह से इसको किया जाता है ये नहीं देखते हो, और उसके साथ साथ गांव में लोग क्या कहते हैं, क्या समझते हैं, किसका उल्लेख करते हैं, ये पूरा अनुभव होना जरूरी है अगर असर को जीवित रखना है। तो मथुरा हमने तय किया कि हम मथुरा जाएंगे, दिल्ली से ज्यादा दूर नहीं है। मथुरा के किसी गांव में जाने का प्रोग्राम बना और मेरे साथ 3 शख्स थे। तीनों की ऊंचाई 6 फीट से ज्यादा, रंग बिल्कुल सांवला, और शायद जैसे आप जानते होंगे कि वहाँ के जेंट्स भी बहुत रंगीले कपड़े पहनते हैं, बिल्कुल मतलब कलरफुल फ्लोइंग रोब्स, डार्क स्किन, टोपी भी पहनते हैं। ऐसे 3 व्यक्तियों के साथ मुझे गांव में, एंड कोई कॉमन भाषा हमारी नहीं है। मैं इंटरप्रेटर को कुछ बोल रही हूँ, वो इंटरप्रेटर उनको फ्रेंच में बता रही है, फ्रेंच से फिर वो, तो बहुत मतलब कम्युनिकेशन का एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था। और मुझे थोड़ा सा ये भी डर था कि गांव में हम लोग इस तरह के, मैं और ये 3 व्यक्ति और एक ट्रांसलेटर, हम लोग पहुंचते हैं तो किस तरह का हमें स्वागत मिलेगा, हम कैसे समझाएंगे। तो थोड़ा मैं भी थोड़ा उस दिन नर्वस थी। और मथुरा के गांव में जब हम लोग पहुंचे तो ऐसा गांव था कि बिल्कुल गांव के एकदम एंड में स्कूल था, और मुझे लगा था कि हमें स्कूल से शुरू करनी चाहिए, बिकॉज एक स्कूल एक फेमिलियर एरिया है, वहां से हम लोग फिर गांव में आ सकते हैं। आप सबको याद होगा शोले सिनेमा आपने देखी होगी कि जब डाकू आते हैं तो किस तरीके से पूरा गांव अपना दरवाजा बंद कर लेता है, सन्नाटा फैल जाता है, सभी लोग देख रहे हैं बट कोई बाहर नहीं आ रहा है। जब मैं और मेरे ये 3-4 साथी, जब हम गांव के मेन जो खरंजा था उससे जब हम चलने लगे तो कुछ इस तरह का सन्नाटा चारों तरफ फैलने लगा। और मैं और भी ज्यादा नर्वस हो गई कि ये पूरा दिन हमें एक्चुअली जो हम काम करते हैं वो समझाना मेरे लिए बहुत जरूरी है, बट इस तरह के गांव में हम कैसे इसको करेंगे, क्योंकि बच्चों के साथ बैठ के इसको करना जरूरी है, उनके माँ बाप के साथ बातचीत करना है। सभी लोग अगर दरवाजा बंद कर दे तो ये कैसे होगा। तो चलते चलते जब हम लोग स्कूल तक पहुंचे तो स्कूल में बच्चे अपने, जो नॉर्मल हमारा एक सरकारी स्कूल का एक ढांचा होता है, सामने एक बरामदा है, 2 कमरे हैं, कमरों में बच्चे बैठे थे, कुछ बच्चे बरामदे में भी बैठे थे। बच्चों ने जब इस तरह के लोगों को देखा तो कुछ बच्चे तो बिल्कुल रोने भी लग गए। अब हमारे सामने संकट की, अब ये बात को हम आगे कैसे बढ़ाएं, आज का दिन वो कैसे चलेगा। हेडमास्टर साहब को मैंने समझाया कि क्या कौन है और क्या है, और हमारे जो हेडमास्टर थे वो भी थोड़ा घबराए हुए थे कि उनको क्या रोल निभा करना है। पर अचानक उन्होंने कुछ कहा जिससे ये पूरा माहौल बदल गया। हेडमास्टर ने मेरे पास आकर कहा कि आप मेरा संदेशा इनको दीजिए, और संदेश उनका ये था कि उनको बता दीजिए कि इन्होंने गांधी जी को अपने देश में स्वागत किया, इसलिए हमारे देश में इनका स्वागत है। नाउ ये जो एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट उन्होंने कहा, गांव वाले जो थोड़ा दूर से ये सब देख रहे थे उन्होंने भी सुना कि अगर गांधी जी को स्वागत कहीं दूर देश में किया गया तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम ऐसे लोग जो वहां से आए हैं उनका स्वागत हम यहाँ करें।
और अचानक माहौल बदल गया। मैं बिल्कुल बारीकी में नहीं गई कि वेस्ट अफ्रीका और साउथ अफ्रीका बहुत दूर है, पर मुझे लगा जिस विचार से, जिस सिद्धांत से हेडमास्टर साहब ने अपने दरवाजे खोले, उसी स्पिरिट में हमें भी आगे बैठना है। एंड बिल्कुल उसके बाद का तो बहुत ही दिलचस्प हमारे दिन वहां पे बीती। गांव के बुजुर्ग ने इन लोगों से बातचीत की, बच्चे उनके साथ घुल मिल गए, बट वो मैजिक वर्ड अगर गांधी जी का नहीं होता तो ये हमारा जो इनक्रेडिबल इंडिया निकल के आया उसके बाद वो नहीं हो पाता। तो मैं आपसे अब आभार मानना चाहती हूँ कि आपने मेरी कहानियां सुनी। इसको हम टॉक नहीं कह सकते, ना ही लेक्चर कह सकते हैं। ये कुछ थोड़े विचार थे कि गांधी जी को जमीनी तौर पे मैंने कैसे देखा है और मेरे अनुभव और मेरे साथियों के अनुभव कैसे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ आपके सामने बातचीत करने का मौका दिया। जूम से बातचीत उस तरीके से नहीं हो सकती है जैसे आमने सामने होता है, बट हम लोग मजबूर हैं। और वेरी बिग थैंक्स टू एवरीवन फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू स्पीक। थैंक यू रुक्मणी जी। आयंगर साहब, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस प्रोग्राम को आगे ले जाएं। सभी को नमस्कार। और आज की इस पुण्य तिथि पर बापू को याद करने की जो कोशिश हमने की है वो बहुत ही अच्छी रही। मेरी बहन रुक्मणी बहन ये चिंता न करे, क्योंकि ये साबरमती लेक्चर जैसे हम लोग औपचारिकता पूर्वक समझते हैं तो लगता है कि कोई विद्वता पूर्ण व्याख्यान होना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है। गांधी तो काम करने वाला आदमी था और बापू काम करने वालों की तो सुनता भी था। तो आप तो काम ही कर रही हैं और एक तरह से बापू का ही काम कर रही हैं। और आपको कहीं जाकर के प्रेरणा भी मूल बिहार से है, चंपारण से प्रेरणा भी मिली है। जिन 15-20 लोगों को गांधी जी ने बुलाया था उसके परिवार से जुड़ करके आपकी वहां यात्रा हुई है। एक बहुत जिसको कहा जाए सहजता से पूर्ण साझा करना जिंदगी के अनुभव को, और वो अनुभव जो एक ज्ञान की दुनिया में भी अपनी दखल रखती हैं, ऐसी रुक्मणी बहन की बातें हमने सुनी है। मुझे लग रहा था कि ये क्यों इतना जल्दी खत्म हो रहा है, इसको तो चलना चाहिए। मुझे लगता है कि ये हमारी मुश्किल है इस समय। मुश्किल भी यही है क्योंकि हमने शायद कहीं बापू की बात नहीं मानी है। अब सभी तो मेरी बात का विश्वास नहीं करेंगे कि अगर, क्योंकि मैं जहां रहता हूं वो आदिवासियों के बीच का गांव है जहां कोरोना इतना भयानक नहीं हो पाया, क्योंकि लोग अलग अलग रहते हैं और थोड़े में गुजारा करते हैं, भीड़ भड़क्के में रहते ही नहीं है। हाँ, शादी ब्याह में जरूर जुट जाते हैं, पर फिर भी खतरे से तो बचे रहे। बापू कह रहा था कि देखो ये जो सभ्यता है, ये सभ्यता मुझे लग रहा है कहीं बहुत बड़ी मुश्किल में डाल देगी, और वही हुआ है। अब इसको कैसे सल्टा जाएगा ये तो बड़ा गंभीर सवाल है और आज का विषय नहीं है। परंतु महत्वपूर्ण बात रुक्मणी बहन की क्या है, प्रथम को लेकर ही समझ लें। प्रथम के बारे में तो ऐसा पता ही है कि इस देश में किस तरह की शिक्षा दी जा रही है, उसकी क्या समस्याएं हैं, उनको खोल करके एक आईना दिखाना सरकार को और समाज को, ये बहुत सुंदर काम हो रहा है। पर वो सिर्फ आईना ही नहीं दिखा रहे, वो उस मुद्दे पर जा रहे हैं कि मूलतः जो हमने अपने संविधान के, जो बापू के भी मूल्य रहे ही हैं और हमारे संविधान के मूल्य है, जिसको हम समानता, न्याय यानी कि आर्थिक समता की जब बात करते हैं, स्वतंत्रता और बंधुता का जो संदेश देना चाहते हैं, कहीं तो वही संदेश है। क्योंकि जब तक जो है आपको आपकी स्वतंत्रता नहीं है और सब साथ मिलकर के आप आगे नहीं जा रहे। बहुत बड़ी बात कही रुक्मणी बहन ने। अब बात ही बात में उस महिला की बात भी कर लें। गाना तो मुझे भी नहीं आता और मैं सुनता तो मुझे भी उतना ही आनंद होता
जितना रुक्मणी बहन को हुआ था। बड़ा आह्लादक है। देखिए कि हमारे यहाँ ये जो कथा, गीत, भजन, ये जो हमारी जो सामाजिक जो प्रसंग होते हैं उनमें किस तरह से बातें फैल जाती हैं। उसमें कोई इंटरनेट वगैरह का, सोशल मीडिया की जरूरत नहीं थी। हमारे सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग थे और वो पहुंचे हैं। बापू तो ऐसे ही पहुंचे हैं ना, गोरखपुर में भी ऐसे ही पहुंचे थे चंपारण से। अब वो तो सारी कहानी बहुत लंबी हो जाएगी। एक बात रुक्मणी बहन और हम सब ये समझें, आप जब कह रही थी, वो गाना के बोल सुना रही थी, तो मेरे दिमाग में तो ये आ रहा था कि सत्तू जो है वो शॉपिंग मॉल में हेल्थ फूड बन गया है, खादी जो है वो फैब इंडिया में पहुंच गई है, और अंग्रेज तो भाग गए, पर वो शिक्षा जो उनकी है वो तो हमारे पास रह गई है। तो हमारी मानसिकता जो है, जो अपनी मानसिकता थी, जिसके लिए बापू कोशिश कर रहा था, जिसके लिए बापू ने कहा कि मैं तो नई तालीम द्वारा ही मूल्य और शिक्षा दोनों देना चाहता हूं, मेरे लिए हाथ, हृदय और दिमाग, ये तीनों की शिक्षा जो है पूर्ण शिक्षा है, और चरित्र निर्माण जो है वो पहला काम है। तो मूल मुद्दे को लेकर के एक और प्रसन्नता मैं व्यक्त कर दूं कि आप भितिहरवा के आसपास के 20 गांवों में काम कर रही हैं। बहुत सुंदर आप लोग कर रहे हैं। एक सुझाव ये रहेगा कि गुजरात विद्यापीठ जरूर इसमें जुड़ सकता है। मेरी इला बहन बैठी हुई सुन रही होंगी कि हम लोग वहां पर इन्हीं गांवों के, इन्हीं शालाओं में नई तालीम के प्रयोग के साथ शिक्षा करें। उसके लिए क्या लगेगा, क्या होना चाहिए, ये प्रयोग हमको जरूर करना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए अब जो चुनौती है, ये चुनौतियां हमारे पास ऐसी ही चुनौतियां हैं। इसीलिए, और दूसरी बात, बहुत जो आपकी कहानियों में कितना दम है रुक्मणी बहन, कहानियों में ही दम होता है। कोई सभी विद्वता भरे व्याख्यानों में सभी होना चाहिए ऐसा नहीं है, और आपकी विद्वता पर किसी को कोई संदेह नहीं है, और इसीलिए इतना हृदय छूने वाला है, क्योंकि वो ज्ञान के साथ जो अनुभव आपने परोसा है वो आज बहुत ही, मतलब हमारे लिए, सबके लिए बहुत कारगर है। उस हेडमास्टर को याद तो कर लेना चाहिए, उसके भूगोल को छोड़ दें, पर उसके भाव को पकड़ लें। उसके भूगोल की परीक्षा आपने नहीं ली, अच्छा हुआ, वरना आप तो प्रथम वाली हैं, शायद ले लेती उनकी परीक्षा कि भैया क्या हो रहा है, कहाँ तुमको खुद पता नहीं है तो बच्चों को क्या पढ़ाओगे कि गांधी कहाँ गया था। पर उसको छोड़ने पर भाव पकड़ लें, और भाव ये पकड़ करके चलें कि कैसे जो है वातावरण पलटता है, और कैसे हम हृदय द्वारा लोगों को छू सकते हैं। आज की बड़ी विकट परिस्थितियां हैं। मैं नहीं समझता कि हम लोग कुछ ज्यादा कर पा रहे हैं या हमको कुछ करना चाहिए। आज हमको एक बात तय करनी है, ये नोटों में छपा हुआ गांधी आज बहुत गाली खा रहा है, और 30 जनवरी को तो विशेष रूप से गाली खा रहा है। आपने 2 किताबें निकाली हैं, बहुत अच्छा किया है, पर ये जो अब जिसको हम आधुनिक संप्रेषण का जो माध्यम देख रहे हैं, जिसको हम सोशल मीडिया कहते हैं, उसमें इतनी घटिया गाली गलौज और इतना धिक्कार, मतलब उस शब्दों में, उन शब्दों में ही इतनी हिंसा भर गई है। ये त्रासदी है कि जिस अहिंसा की बात करते हुए वो आदमी गुजर गया, उस आदमी का अंत हिंसा से हो रहा है, और उस हिंसा को कहीं जाकर के न्यायोचित बताया जा रहा है। ये हमारे लिए बड़ी त्रासदी है, और अगर कुछ हो सकता है तो शिक्षा के जरिए ही हो सकता है। गांधी ने कहा था कि नई तालीम मेरी सबसे अमूल्य, अंतिम परंतु सबसे अमूल्य देन मेरे समाज को है, क्योंकि वो जान रहा था कि इसी शिक्षा के जरिए जिस समाज की वो कल्पना, जिस अहिंसा समाज की वो कल्पना कर रहा है, उस समाज के निर्माण में शिक्षा से ही ये संभव हो पाएगा, क्योंकि नई पीढ़ी जो है इन मूल्यों को समझेगी, उस बुद्धि को ग्रहण करेगी, उस बुद्धि का विकास करेगी, और कभी भी हाथ के श्रम से शर्माएगी नहीं। तो इनको कुल मिलाकर के जो है एक बहुत सुंदर वातावरण बन सकता है। तो आप माफ करिएगा जितने हमारे श्रोतागण हैं, आज हम लोग सवाल जवाब नहीं रख पाए। होता तो ऐसा कि रुक्मणी बहन, अगर सवाल जवाब में अभी भी ये कहता हूं कि आप जरूर अहमदाबाद जब ठीक हो जाएंगे तब आप अहमदाबाद आएंगे, और इसी साबरमती में एक शाम या एक सुबह
ऐसे ही हम लोग मिलेंगे, जुड़ेंगे, साबरमती में आश्रम में मिलें या विद्यापीठ में मिलें। विद्यापीठ में हमारे बच्चे भी बहुत होते हैं, और आप खुल करके घंटों जो है थोड़ी सी बातचीत तो आपसे करनी ही चाहिए। अब इसमें से तो हमने बहुत आपसे, हम लोग थोड़ा लोभी लालची लोग हैं, बहुत ज्यादा निकाल नहीं पाए हैं आपसे, तो हम आपसे और सुनना चाहेंगे, समझना चाहेंगे। तो सवाल हम नहीं, अभी यहाँ सवाल जवाब ये सारे माध्यमों की मतलब मर्यादा है, बहुत लोग हैं भी नहीं, पर ये इसको हमने बाकायदा रिकॉर्ड किया है, और आपकी अगर इजाजत होगी तो अगर आप इसको हम लिखित स्वरूप में भी बाहर लाना चाहेंगे, क्योंकि हर एक साबरमती व्याख्यान छपता भी है, और इसको आप अगर व्याख्यान न कहना चाहें तो हम इसको आख्यान कह देंगे। रुक्मणी बहन का आख्यान है, बड़ा सुंदर है और दिल को छूने वाला है, और आशा रखते हैं कि आज ये इस संदेश को हम बहुत सारे लोगों तक पहुंचाएंगे। आपने जो हिचकिचाहट या झिझक महसूस की थी, करने की जरूरत तो वैसे नहीं है, क्योंकि गांधी को तो ये बहुत ही अच्छा लगता। गांधी सोचता कि अच्छा जिसको मैंने बुलाया था उसकी नाती और उसके साथ रुक्मणी, ये दोनों जो है वहां गई चंपारण, और क्या मेरी बात जो शिक्षा वाली थी उसको आगे चला दी, तो कितना अच्छा काम हो रहा है, मैं तो अभी भी जी रहा हूं। और गांधी ने कहा था कि मैं जीता रहूंगा, कब्र से बोलूंगा, और लोगों के मुख से और कार्य से तो वो बोलता ही है। थोड़ा इस समाज को, इस समझ को बड़ा करने की हमारी जरूरत है, हम सभी का कर्तव्य है। फिर से एक बार मैं आपका बहुत सभी की ओर से, आश्रम परिवार, सभी परिवारों की ओर से, सभी गांधी जनों की ओर से आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और आप इस समाज में जुड़ गई हैं, मतलब आप तो थी ही, पर औपचारिक तौर से तो हम अब आप पर थोड़ा और शायद अधिकार जमाएंगे कभी कभी। तो आशा है कि आप हमारे साथ रहेंगी और इस मुहिम को हम साथ लेकर के चलेंगे, ताकि ये जो मूल्य हैं वो हमारे समाज को ज्यादा स्वस्थ, और न चाहते हुए भी कहूं कि ये शब्द तो अच्छा ही है, साहूकार नहीं पर समृद्ध तो जरूर बनाए। फिर से आपका और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सभी श्रोतागणों का बहुत बहुत आभार, और नितिन शुक्ला साहब और आयंगर साहब थैंक यू, एंड रुक्मणी बैनर्जी बहुत बहुत आभार आपका। तो इसी के साथ साबरमती लेक्चर के 7वें अध्याय का हम यहाँ समापन करते हैं। थैंक यू, जुड़ने के लिए आभार।